नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल में। आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने मेरे साथ में मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से आसानी से समझ लिया है और अब हम इंटर कर गए हैं क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में भी हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है एटमॉस्फेयर, उसे कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक उसमें बचा है जो हमें केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन देखना था, वो बस बच गया है। उसे आज हमें कंप्लीट करना है। लेकिन इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसका हम पहले कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन, ताकि जहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ तक आप जो मैं आज बताने वाला हूँ, वहाँ तक आप कनेक्ट कर पाओ। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी देखी है पुरानी वीडियोज़, उनका क्विक रिवीजन यहाँ आपको एटमॉस्फेयर का मिल जाएगा। जितने भी मंडल हमने पढ़े हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और अपना एक्सोस्फेयर, सभी को हम एक क्विक रिवीजन में देखते हैं। तो चलिए आइए फटाफट, साथ में जिनने मेरे साथ पढ़ा है, साथ में वो भी रिवाइज करते जाएंगे, है ना। चलिए देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या देखी थी? फर्स्टली हमने देखा था मौसम और जलवायु में अंतर देखा था हमने, ठीक है। जिसमें सबसे सिंपल रिवीजन कर रहे हैं हम। मौसम क्या होता है? ये होता है क्षणिक, और जलवायु होता है दीर्घकाल का, है ना। ये आपका क्षेत्र विशेष से संबंधित है। समय विशेष और क्षेत्र विशेष में परिवर्तित होता रहता है, और ये काफी लंबे समय में लगभग 35 वर्ष की अवधि में ये चेंज होता है। तो ये मेन डिफरेंस थे आपको मौसम और जलवायु में देखने मिल जाते हैं। और परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन के जो कारक हैं या घटक हैं, वो कौन है? तापमान में देखेंगे आप, वर्षण में देखेंगे आप, है ना। इसके अलावा आर्द्रता में देखेंगे, और साथ ही साथ वायु दाब में। इंग्लिश मीडियम के लिए टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनमें परिवर्तन आता है, जिसके चलते मौसम और जलवायु जैसी घटनाएं घटित होती हैं। आगे समझ में। चलिए, ये तो हो गया मौसम और जलवायु। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो जलवायु है, ये मुख्य रूप से किस पर इफेक्ट डालता है? मुख्य रूप से वायुमंडल पर डालता है। तो हमने समझ लिया था फिर क्या? वायुमंडल, है ना। वायु का मतलब तो आप जानते ही हैं, वायु होती है, मंडल मतलब क्षेत्र। तो ये क्या था? सबसे वही पहले कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की गैसें प्लस धूल कण, है ना, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, प्लस आपके नमक कण सॉल्ट पार्टिकल्स, प्लस एरोसॉल, है ना, जिसे हम हिंदी में कालिक कहते हैं। इन सभी के, जब ये सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपके बंधे होते हैं, तो निर्माण होता है किसका? वायुमंडल का। है समझ में। इसी से संबंधित थी हमारी गैसें। कौन सी गैसें? दो प्रकार से देख ली थी हमने गैसें, एक होती हैं भारी गैस, एक होती हैं हल्की गैस। तो भारी गैसों में क्या होता है? ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, और हल्की गैसों में ग्रेविटी का इफेक्ट कम पड़ता है। जब ग्रेविटी का इफेक्ट भारी गैसों में ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो निचले वायुमंडल में होंगी, और ये इनमें ग्रेविटी का प्रभाव कम पड़ रहा है, तो ये ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं में होंगी, अपर लेयर में होंगी। साथ ही साथ जो निचले वायुमंडल जो होगा, ये होगा सघन, और ये हो जाएगा विरल। क्या आप साथ में चल रहे हैं मेरे? ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या देख लिया था? इसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी से किस तरीके से लेयर्स हमारी बनी हुई हैं, है ना। जैसे कि आपका था पहले क्षोभ मंडल हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका समताप मंडल, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर या मध्य मंडल, फिर हमारा आइनोस्फेयर, और उसके बाद में जाएगा हमारा एक्सोस्फेयर। लगभग 10,000 किलोमीटर की आपकी ऊंचाई में ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। इसको हमने याद करने का सिंपल तरीका क्या बताया था? दीदी आई, डी आई, डी आई और आई। दीदी आई मतलब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में होगी कमी, समताप मंडल में होगी वृद्धि ऊंचाई बढ़ने के साथ, ओके। मीसोस्फीयर में होगी कमी, आइनोस्फीयर में होगी वृद्धि, और एक्सोस्फीयर हमारा बहिर्मंडल है, वहां पर भी होगी वृद्धि। चलिए अब इसको फटाफट हम समझ लेते हैं किस तरीके से क्या चीजें थी, ओके। देखिए, सबसे पहला था हमारा क्या? क्षोभ मंडल। सिंपल, हम रिवीजन कर रहे हैं, इस तरीके क्षोभ मंडल लिखना है। क्षोभ मंडल में सबसे पहले, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस का मतलब होता है मिक्सचर, ट्रोपोस्फेयर, है ना? जिसमें से जो ट्रोपोस होता है, इसका मीनिंग होता है मिक्सचर, अर्थात एक प्रकार का क्या है? मिश्रण मंडल है। मिश्रण मंडल है। यहाँ पर गैसों के अनुपात में, गैसों के जो रेशो है उस अनुपात में परिवर्तन देखने नहीं मिलता है। परिवर्तन ना के बराबर है, परिवर्तन नगण्य होता है। इसके बाद आपने क्या समझा था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की विषुवत रेखा और ये हो गए ध्रुव। तो जैसे विषुवत रेखा, और यहाँ अगर यदि मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर दूं, तो विषुवत रेखा में जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और इसकी ऊंचाई कम होती है। उसका रीजन क्या बताया था कि यहाँ पर सूर्य तप ज्यादा है, सूर्य तप ज्यादा है, साथ ही साथ कोरियोलिस, कोरियोलिस जो बल है उसका प्रभाव कम है। साथ ही साथ सूर्य तप ज्यादा होने के कारण जो वायु होती है वो अत्यधिक क्या हो जाती है? गर्म, जिसके चलते उसका आरोहण आरोहण अत्यधिक ऊंचाई तक होता है, जिसके चलते यहाँ क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है? अधिक। इसी का रिवर्स हो जाएगा क्या हमारा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सूर्य तप प्राप्ति कम, साथ ही साथ कोरियोलिसिस बल का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते वायु सूर्य तप कम है तो वायु कम गर्म होगी। जब कम गर्म होगी तो वो ठंडी होगी, वो सतह में बैठेगी। साथ ही साथ इसका आरोहण अत्यधिक नहीं हो पाएगा और क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं हो पाएगी। ये आपने समझ लिया था मेरे साथ। इसके अलावा इसी में आपने देखा क्षोभ मंडल में क्या देखा? इसे हम कहते हैं क्या? परिवर्तन मंडल। ओके, परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? कि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा क्षोभ मंडल है ये अत्यधिक ऊंचाई में होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु में जो क्षोभ मंडल होता है इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, जिसके चलते इसे हम क्या कह देते हैं? परिवर्तन मंडल। आया समझ में? क्लियर है? इसके अलावा आपने क्या देखा है क्षोभ मंडल में? क्षोभ मंडल में आपने देखा था कि जो सूर्य से आने वाली ये विकिरण है, ये अर्थ है यहाँ पे लगभग जल में 200 मीटर तक जाएंगी, पृथ्वी सतह पर 20 मीटर तक की गहराई में वो इफेक्ट डालती है। ये होती हैं लघु तरंग सौरिक विकिरण, शॉर्ट रेंज वाली होती हैं, और जो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं ऊपर, ये लॉन्ग वेव होती हैं जो पूरी तरीके से इसको भेद नहीं पाती हैं वायुमंडल को। साथ ही साथ जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से टकरा कर जाने वाली जो गैसें हैं, जाने वाली जो विकिरण है, रेडिएशन है, उसके कारण गर्म होता है। तो जो निचले वायुमंडल पर क्या होता है? निचले वायुमंडल पर भारी गैसें हैं जो कि ताप का अवशोषण ज्यादा कर लेती हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? तापमान में आती है कमी। आए समझ में? इसलिए जो क्षोभ मंडल था वहां पर था ना डी 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 आई डी डी आई, डी डी का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज। तो यही वो कारण था कि तापमान में आती है कमी। ये आप मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और साथ ही साथ ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर बादल, है ना, वर्षा और तड़ित झंझावात जैसी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, वायुमंडलीय घटनाएं हैं, ये क्या होती हैं? घटित होती हैं, जिसके चलते यहाँ पर वायुयान नहीं चलाए जाते हैं। कंप्लीट हो गया रिवीजन? हमने क्षोभमंडल को समझ लिया, है ना? ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मंडल में, जो है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल, या इसे ही हम क्या कह देते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, यहाँ पर स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? लेयर। ओके, और स्फीयर का मतलब तो आप सभी को पता है, क्षेत्र। और समताप में मतलब समताप से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तापमान समान होता है लगभग, है ना? तो वही चीज हमें यहाँ देखनी है कि जैसे ही हम क्षोभ सीमा से मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी परत क्षोभ सीमा से ऊपर की ओर जाते हैं तो लगभग प्रारंभिक प्रारंभिक 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमें तापमान तापमान क्या मिलता है? समान मिलता है। समान तापमान मिलने के कारण ही इस मंडल को, समताप मंडल को हम समताप कहते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटा मतलब लेयर, इसे हम लेयर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लेयर है। तो जो समताप मंडल है जो कि लगभग लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है, यहाँ पर हमें पाई जाती है, देखने मिलती है कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। O3 की लेयर यहाँ हमें प्राप्त होती है। अब
जैसे-जैसे हम ऊँचाई पर जाते हैं, वैसे-वैसे यहाँ पर तापमान क्या होती है? वृद्धि होती है। उसका रीज़न क्या था? जो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, इनको ये हमारी जो लेयर है, ओज़ोन लेयर है, ये क्या करती है? रोकती है ना? ओज़ोन लेयर रोकती है, हमारी रक्षा करती है। तो जो ऊपरी लेयर होगी, वो सबसे पहले सेव करेगी। ओज़ोन परत की जो सबसे ऊपरी लेयर होगी, वो हमें सबसे पहले सेव करेगी, तो वो हमें रोकेगी, वो रेडिएशन को रोकेगी, इस तरीके से। तो जैसे-जैसे नीचे हम आएँगे तो तापमान में हमें कमी देखने मिलेगी और हमारे पास और उसमें भी कौन-सी अल्ट्रावायलेट बी, यूवी बी जो रेडिएशन होती है उससे हमारी रक्षा करती है ओज़ोन परत, ठीक है? इसीलिए जब हम जैसे-जैसे ऊपर की ओर जाएँगे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि देखने मिलेगी। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ हमें तापमान में देखने को मिलती है क्या? वृद्धि। इसी के अलावा आप देखेंगे कि ये वो क्षेत्र है, ये समताप मंडल ही वो क्षेत्र है, जहाँ पर क्या होता है? वायुमंडलीय जो घटनाएँ हैं, है ना? वायुमंडलीय घटनाएँ नहीं होती हैं, इसलिए ये वायुयानों के या एविएशन के लिए क्या होती है? सूटेबल होती है, मतलब अच्छी जगह मानी जाती है। तो ये हो गया हमारा समताप मंडल, सिंपल। इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है? फटाफट रिवीजन करते जाना है। समताप मंडल के बाद आगे हम क्या? मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल में हमने क्या चीज़ जान ली थी? कि जो समताप समताप सीमा है, इससे आप ऊपर की ओर जाते हो, है ना? यहाँ पर तो लगभग कितनी है? 80-90 किलोमीटर की हाइट होगी जितनी भी, वो आप देख लीजिए आंकड़ा। मेन चीज़ देखनी क्या है? यहाँ पर जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान में फिर आ जाती है कमी। कारण क्या है? यहाँ पर ओज़ोन लेयर जैसी कोई लेयर नहीं है जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसको अवशोषित कर सके। तापमान में कमी कारण क्या है? यूवी का अवशोषण अवशोषण नहीं होता। लेकिन ये जो मध्य मंडल है यहाँ लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चलती हैं? पवनें या हवाएँ चलती हैं, जो कि उल्का पिंड उल्का पिंड को क्या कर देती हैं? जलाकर राख बना देती हैं। राख बना देती हैं। आया समझ में? कि जो मध्य मंडल है ये वही मंडल है जहाँ पर उल्कापिंड जल जाते हैं। हमारे पृथ्वी से आकर वो टकराते नहीं हैं। चलिए, और साथ ही साथ ये वही मंडल है जहाँ पर निशादीप्त बादल भी निशादीप्त बादल कहाँ मिलते हैं हमें? मध्य मंडल में पाए जाते हैं। निशादीप्त बादल पाए जाते या इनका निर्माण होता है। आ गया समझ में? मतलब काफ़ी हाइट में होंगे ये बादल, निशादीप्त बादल। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। मध्य मंडल के बाद हमने देखा था क्या? आयन मंडल। आयन मंडल काफ़ी डिटेल में समझा था हमने आयन मंडल को। आयन मंडल में क्या होता है? आयनीकरण होता है ना? आयनीकरण बहुत डिटेल में आपने समझा था। आयनाइज़ेशन कैसे होता है कि सूर्य से इस तरीके से रेडिएशन आती हैं। यहाँ मान के चलो अगर यदि हाइड्रोजन अणु है, जैसे ही ये इससे आने वाली रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करती है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाता है? चला जाता है, इससे एस्केप हो जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की भाँति घूम रहा होता है। तो ये जो बचा हुआ आपका हाइड्रोजन है, ये क्या कहलाता है? आयोनाइज़्ड आयोनाइज़्ड हाइड्रोजन। आया समझ में? इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पर चल रही होती है। इसके अलावा इसी के चलते यहाँ पर लाइटनिंग जैसी जो हमें जो बिजली चमकती है ना, हम आसमान में देखते हैं बिजली चमकती है, वो यहीं आयन मंडल में हो रही होती है। क्योंकि उसके लिए मैंने आपको एक कांसेप्ट समझाया था, जो प्लाज़्मा स्टेट है, वो इस आयोनाइज़ेशन के कारण बनती है। आयोनाइज़ेशन के कारण क्या होता है? जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस आयोनाइज़्ड आयोनाइज़्ड जो एटम है, इनका जो मिक्सचर है, ये क्या बना देता है? प्लाज़्मा। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर प्लाज़्मा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा सन है, ये भी पूरी तरीके से प्लाज़्मा स्टेट में है। ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था प्लाज़्मा। इसके आगे हमने क्या बात की थी कि प्लाज़्मा से नहीं, आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, यहाँ पर इस मंडल में बहुत ही आसानी से ये जो मंडल है, इस तरीके से आयन वहाँ पर रहते हैं और वो हमारे
जो रेडियो कम्युनिकेशन है, इस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? इसके लिए क्या आपका फिज़िक्स का रूल लगता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करना है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पर यूज़ होता है, जिसके चलते यहाँ पर हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है। रेडियो कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो पाता है। इसी के साथ मैंने आपसे चर्चा की थी कि दिन के समय और रात के समय क्या स्थिति बनती है आयनोस्फीयर की। तो इस तरीके से अगर यदि मैं बाँटूँ तो दिन के समय चूँकि आयनाइज़ेशन ज़्यादा होता है, तो ये लगभग 4 परतों में विभक्त हो जाता है। 4 परत यहाँ हमें देखने मिलती है, मतलब एक्सपांड हो जाता है, और रात में जो इसकी जो डी लेयर है, वो गायब हो जाती है और केवल 3 परत या 2 परत ही हमें देखने के लिए मुश्किल से मिलती हैं। जिसमें से मुख्य रूप से यहाँ से डी, ई, एफ और जी, जो कि यहाँ पर जी को F2 भी कह सकते हैं, और यहाँ हमें देखने मिलती हैं सिर्फ़ ई परत और एफ परत रात में। उसका कारण वही बताया था कि दिन के समय आयोनाइज़ेशन की प्रोसेस आसानी से हो पा रही है, क्योंकि सूर्य से आने वाली रेडिएशन मिल रही है, जबकि रात में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और डी लेयर का कैसा रोल कॉल है दिन के समय? जो डी लेयर है वो 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ से जो कम 10 मेगाहर्ट्ज़ से जो भी रेडिएशन जा रहा मतलब रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स जा रही होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इसलिए दिन के समय जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही खराब माना जाता है, जबकि रात में रेडियो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। रीज़न वही है कि रात में जो डी लेयर होती है वो समाप्त हो जाती है या वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। इस कारण से बहुत ही आसानी से एफ लेयर के द्वारा 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ की जो वेव्स हैं उसके द्वारा भी बहुत आसानी से रेडियो कम्युनिकेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये वही लेयर है जिस कारण से हमें यहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, है ना? और अरोरा बोरियालिस जैसी बहुत ही शानदार वाली जो चमक देखने मिलती है, वो देखने मिल जाती है। और उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य से जो कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड हमारे अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड के पास में आता है, तो इस तरीके से घटना घटती है, जैसे इस तरीके से होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड, है ना? तो वो चूँकि जो ध्रुव हैं, वहाँ पर वायुमंडल की ऊँचाई कम है, तो वो वहाँ पर जाकर लाइटनिंग इफ़ेक्ट देखते हैं, जो भी विज़िबल लाइट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और हो रही होती है कि यहाँ जिस इस तरीके से आपने प्रोसेस देखी ना आयोनाइज़ेशन की, इसी प्रोसेस में हुआ क्या था, जब रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब किया, मतलब एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए थे। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें देखने मिलती हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वापस आके अपने ऑर्बिट को जॉइन कर देता है। तो जॉइन करने से जो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की थी इस एटम ने, वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। तो यही एनर्जी के रूप में हमें यहाँ पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी जो दृश्यमान होती हैं, वो चीज़ें लाइटनिंग देखने मिलती हैं। तो सॉरी। हुँ, ठीक है, चलिए। ये सारी चीज़ें हो गईं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? कंप्लीट। ये हो गया हमारा क्या? आयनोस्फीयर। और इसके बाद एक्सोस्फीयर देखा था। तो एक्सोस्फीयर में भी मैंने आपसे कहा था कि ये काफ़ी हाइट में है। ये वाला जो मंडल है काफ़ी हाइट में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तापमान में वृद्धि देखने मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसें हैं ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, है ना? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन चूँकि एक विरल मंडल है ना? लेसर स्फीयर है, इस कारण से यहाँ पर तापमान क्या नहीं होता है, हमें फ़ील नहीं होता है। तो यहाँ तक आपने सारी जानकारी मेरे साथ प्राप्त कर ली है। अब 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 हमें इसके आगे जस्ट क्या पढ़ना है, ठीक है? चलिए, इसके आगे ना बस आपको मेरे साथ देखना है क्लासिफ़िकेशन किसके अकॉर्डिंग? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोज़िशन, ओके? क्लासिफ़िकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोज़िशन। इसके तहत हम अपने वायुमंडल को 2 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन सा? एक हो जाता है सममंडल, है
है ना? एक हो जाता है विषम मंडल, विषम मंडल, ओके? सममंडल मतलब होमोस्फीयर, होमोस्फीयर, और ये हो जाएगा हेटेरोस्फीयर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सिंपल सा कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है सममंडल या होमोस्फीयर, एक है विषम मंडल या हेटेरोस्फीयर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की वो है कि सममंडल के अंतर्गत कौन कौन से मंडल शामिल होते हैं, तो वो देख लेंगे। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका क्षोभ मंडल, ओके, मतलब हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, और मध्य मंडल शामिल होता है। ध्यान देना, इसके अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को शामिल किया जाता है, सममंडल को। अब इसे सममंडल कह रहे हैं, अगेन होमो है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो समान बनी हुई है। वो क्या है? तो यहाँ पर इस सममंडल में या इन तीनों को हम मिलाकर देखें तो लगभग इनकी एक, पहली तो उनकी ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी की ऊंचाई 0 से मान लीजिए 88 से 90 किलोमीटर तक की हाइट इनकी होती है। ये वही मंडल है या सममंडल वही मंडल है जहां जहां गैसों के अनुपात में, गैसों के अनुपात में परिवर्तन क्या होगा? सममंडल है तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो गैसों के अनुपात परिवर्तन नहीं देखने मिलता है। मतलब कि मोस्टली जो गैस जिस रेशो में है उसी रेशो में इन तीनों मंडलों में आपको आसानी से देखने मिल जाएंगी। कोई परिवर्तन रेशो में नहीं देखने मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें पाई जाएंगी, गैसें पाई जाती हैं। साथ ही क्या होगा? इसके साथ ही आपको जो बाकी थी हमारी कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, है ना, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, जेनॉन, तो ये सारी जो गैसें हैं ये भी यहाँ पर हमें देखने मिल जाती हैं। ये हम बात कर रहे हैं सममंडल की। गॉट इट? इसके अलावा आप इसी में देखेंगे जो एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता भी होगा या आपने एनवायरनमेंट अगर यदि कभी पढ़ा हो तो वहाँ पता होगा कि जो नाइट्रोजन है, आपको पता है लगभग 78% नाइट्रोजन है ना? 78% जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट यूजेबल नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद इससे ये क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि ह्यूमन या हमारा जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कि पौधे कौन से, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस फैमिली के जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये फिक्सेशन करने का, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं, इसमें मृदा में, सॉइल में, जिसके चलते फिर वो एक चक्र चलने लगता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, अपनी एनवायरनमेंट की क्लास में देखेंगे। जब हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को हम वहां देखेंगे। ठीक है, तो लगभग संबंधित से जानकारी मोस्टली जो आपको याद रखना, अगर यदि आप मुझसे पूछोगे सर इसमें याद क्या रखना, तो याद बस आपको इतना ही रखना कि सममंडल या होमोस्फीयर के अंतर्गत आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल किए जाते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं विषम मंडल में। आपने देखा होगा जब हम स्टार्टिंग से ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या देखने मिलता है हमको, बार बार मैं कह रहा था सारी चीजें आएंगी ना, ये थर्मोस्फेयर आ रहा था। अब उस थर्मोस्फेयर की बात हम करेंगे, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर देख रहे थे आप बार बार की सर यहाँ पर आपने आयनोस्फेयर तो पढ़ाया था, लेकिन वहां लिखा है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर क्या है, चलिए, ये जो आप विषम मंडल जिसे आप कह रहे हैं ना, इसे ही अगर यदि आप देखेंगे ध्यान से तो बच्चे, आप कौन से मंडल, 3 मंडल तो इसमें आ गए। तो विषम मंडल के अंतर्गत आपका जो आयन मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, कौन कौन सा, आयन मंडल, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर आपके हेट्रोस्फेयर में शामिल होते हैं।
क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले बस इतना ही याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा कि विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन सी परतें शामिल हैं, तो आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्लियर? इसके आगे आप चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, विषम मंडल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ क्या होता है, गैसों के अनुपात में परिवर्तन परिवर्तन होने के साथ ही इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भौतिक गुणों में भी विषमता पाई जाती है। आए समझ में? विषमता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है। मैंने क्या बोला, विषम मंडल में यहाँ गैसों के अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ उन गैसों की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी बदलाव देखने के लिए मिलता है। और तो और ये जो विषम मंडल है, इसे ही तापमंडल या थर्मोस्फियर कहा जाता है ना? थर्मोस्फियर कहा जाता है। यहाँ हो सकता है दिखाई ना दे, मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है मैंने, इसे ही तापमंडल या ब्रैकेट में थर्मोस्फियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, है ना? तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बताया, थर्मोस्फियर कहा जाता है। यहाँ पर ना तापमान, इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, तापमान में अत्यधिक वृद्धि देखने मिलती है। बहुत ज़्यादा तापमान होता है यहाँ पे, लगभग अगर यदि मैं आपको बताऊं, लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हमें इस विषम मंडल, या इसलिए हमें तापमान यहाँ पे अत्यधिक ज़्यादा है। और आपने देखा होगा दीदी आई, है ना? देखिए सिंपल है, याद ज़्यादा जूझना नहीं। लास्ट के जो मंडल है यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, देखिए तापमान में वृद्धि ही देखने मिल रही है आपको, इसीलिए इसे हम तापमंडल भी कह देते हैं। और लगभग तापमान में वृद्धि कितनी होती है, लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें ताप देखने मिलता है यहाँ। ठीक है? और क्या होता है यहाँ पर, क्या है, विरल माध्यम है, हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो विरल माध्यम होने के कारण जो सामान्य तापमापी है, सामान्य तापमान, आप खुद सोचिए, यहाँ पर तापमान भी ज्यादा है लेकिन विरल माध्यम है, तो सामान्य तापमापी से आप माप सकते हैं क्या, तो नहीं। विरल माध्यम होने के कारण सामान्य तापमापी से ताप नहीं मापा जा सकता जा सकता है। आए समझ में? इतनी बात समझ में आई? सममंडल और विषम मंडल में क्या क्या चीजें हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में, ठीक है ना? तो मुख्य रूप से अब आप देख ही लिया है आपने, तो ये जो तापमंडल होगा इसकी जो निचली सीमा क्या होगी, बताइए? यहाँ देखा ना, आई, ये कौन सा था, आयनोस्फीयर है, तो जो इसकी निचली सीमा है वो आयन मंडल होता है। ताप तापमंडल या विषम मंडल की जो निचली सीमा है वो कौन है, वो आयन मंडल है। और ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, बहिर्मंडल हो जाएगी। सिंपल, है ना? यहाँ पर जो परतें हैं, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती है, और वो इस तरीके से, देखिए मैं जैसा बना रहा हूँ ना वैसे ही आपको बनाना है ना। ये 1 2 3 4, यहाँ पर सबसे नीचे जाएगा आपका नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन, है ना, आणविक ऑक्सीजन, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आएगी आपकी आणविक, कौन सी, हीलियम, और सबसे ऊपर आणविक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से लेयर यहाँ पर डिसाइडेड होती हैं, इस कारण से भी हम इसे विषम मंडल कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो वायुमंडल का जो चैप्टर है, ये पूरी
तरीके से कंप्लीट करवा दिया गया। अब आप इसकी एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग देखो, यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखो, या जो मेरे साथी एसएससी वाले हैं, अगर यदि उनको भी ये टॉपिक आता है तो वो भी बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इसकी, इसमें कंप्लीट कवर कर दिया गया है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर यदि आप इसे 1.5 या 2x में देखेंगे तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी पॉइंट्स हैं, तो आपको ध्यान रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है क्या, अक्षांश और देशांतर स्टार्ट करना है, ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ।